हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से एक टॉपिक दिमाग में चल रहा था। लोग काफ़ी सवाल पूछते रहते हैं कि किस तरीके से कंपनी के फीड से जो गाय भैंसें होती हैं हमारी, उनमें दूध का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा फीड क्या हम घर पे भी बना सकते हैं? हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल बना सकते हैं। इवन उससे भी अच्छे रिज़ल्ट्स उससे लिए जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कंपनी का फीड देने से अक्सर पशु दुबले हो जाते हैं। अगर आप ठीक से मैनेजमेंट नहीं करते हैं और अपने पशुओं की देखभाल नहीं करते हैं, उनके फीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं कि कंपनी का फीड ही खिलाया जाए, जो बना बनाया पैलेटेड फीड आता है वही खिलाया जाए, तो फिर उस वाले केसेस में पशु के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। वो किस वजह से पड़ता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी के फीड ख़राब होते हैं या वो जानबूझकर ऐसा बनाते हैं। जो मार्केट की जो डिमांड सप्लाई की डायनामिक्स होती है, जो डिमांड सप्लाई के रूल्स हैं, उसकी तरह ही कंपनी चलती है। तो बड़ी कंपनियाँ कुछ ट्रेंड सेट कर देती हैं, उसी के ऊपर सब बाकी लोग चलने लगते हैं। तो उसी के बारे में ये वीडियो है और मैं आपको बताऊंगा कि पशु कमज़ोर क्यों हो जाता है। दूध तो वो ज़्यादा देता है लेकिन इनफर्टाइल हो जाएगा और उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी, डिजीज़ इंसिडेंसेस बहुत बढ़ेंगे और वो उसका वेट गिरता चला जाएगा। तो जो रीसेंट टाइम्स हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स हैं फार्मर्स के लिए भी और एसोसिएटेड डेयरी फीड इंडस्ट्री के लिए, जो फीड मिलर्स हैं, फीड डीलर्स हैं, उनके लिए। क्योंकि जो बेसिक फीड इंग्रेडिएंट के प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। ख़ास तौर से सोयाबीन, जो मेन एक प्रोटीन सोर्स होता है एनिमल फीड में, लाइव स्टॉक या पोल्ट्री फीड में, उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। जो 35 रुपये 36 रुपये का मिलता था वो आज के टाइम में 70 रुपये का तक का मिलता है। और मक्का, जो मक्का कभी 12-13 रुपये किलो मिलती थी, वो आज 25 रुपये किलो मिल रही है। तो इनके प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, मतलब पिछले कुछ टाइम में। 2018 के बाद ये काफ़ी चेंज आया और काफ़ी बढ़ गए हैं, मतलब लगभग दुगने हो गए हैं। तो इससे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है जो स्टैंडर्ड फार्मूलेशन से फीड फार्मूलेशन जो पहले से चले आ रहे थे, जिनके ऊपर काफ़ी लोग मतलब फीड बनाते थे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते थे, वो अब नहीं रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो गया है कि अब अल्टरनेट जो फीड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके ऊपर सोच विचार शुरू हो गया है, उससे लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब सोच विचार क्या है, उसे बिल्कुल ही कॉर्न और सोयाबीन को लोगों ने रिप्लेस करके इसके अगेंस्ट फीड बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में, उनके डाइजेशन के बारे में इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो वहाँ पर स्कोप तो है, मतलब पैरेलल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने का, जैसे आपका गेहूं हो गया है, कॉटन सीड केक है, या राइस ब्रांड DORB है, DDGS है, मस्टर्ड DOC, मोलेसिस, यूरिया, जो दाल चूनी आती है, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं विदाउट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ आवर एनिमल। मतलब बिना किसी परफॉर्मेंस को अफेक्ट किए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बस एक इशू आता है क्वालिटी का, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट कैसी है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो 20 से 25 लीटर तक एवरेज, जो अच्छे एनिमल इंडिया में होते हैं, वो इतना दूध दे देते हैं। लेकिन क्योंकि फॉडर जो रिसोर्सेज हैं, फीड रिसोर्सेज हैं, जो घास है, भूसा है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हमारे यहाँ नहीं रहती है। तो इस वजह से बैलेंस कंसंट्रेट फीड हमें एनिमल्स को खिलाना पड़ता है। उसकी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट हैं, उसे हेल्दी रखने के लिए हमें अलग से कंसंट्रेट फीड देना पड़ता है, जिससे वो प्रोडक्शन को भी मेंटेन करे और हेल्दी भी रहे। तो हेल्दी तो शायद वो इतना नहीं रह पाता है, लेकिन प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़ा देता है। इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर जो हमारे प्रोडक्टिव एनिमल हैं वो एनर्जी डेफिशिएंट होते हैं। मतलब जिन एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो 20 से 25 लीटर तक दूध देते हैं, उनके अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी काफ़ी प्रिवेलिंग रहती है, काफ़ी एक मेजर इशू रहता है।
और इसकी दो वजहें होती हैं। एक तो एनर्जी जो हम दाना चारा खिलाते हैं, चाहे आप फीड भी खिला रहे हैं, कंपनी का फीड भी खिला रहे हैं, उसके अंदर भी कम होती है। दूसरा, एनिमल निगेटिव एनर्जी बैलेंस में भी रहता है, क्योंकि उसके ऊपर ट्रांजिशन पीरियड में या जब वो ड्राई रहता है, तो एनिमल जब ड्राई रहता है उस टाइम उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि इस वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का काफ़ी रहता है और फीड में भी एनर्जी कम है, तो वो एनिमल एनर्जी डेफिशिएंट हमारे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो इनफर्टिलिटी के मतलब वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी पे एनर्जी डेफिशिएंसी का बहुत असर पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा मेजर मतलब फैक्टर है इनफर्टिलिटी का क्योंकि अगर एनर्जी का पार्टीशन ठीक नहीं होगा ना, तो ओवुलेशन में बहुत दिक्कत आती है। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हैं, बहुत सी रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से हार्मोनल प्रोफाइल प्रॉपर मतलब बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से सिस्ट वगैरह बन जाती हैं, ओवुलेट नहीं हो पाता है, ओवुलेट होता भी है, कंसीव भी कर जाता है, तो भी अबॉर्ट कर जाता है एनिमल। तो ज़्यादातर एनिमल इनफर्टाइल हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी कंटेंट हमारे फीड की काफ़ी पुअर होती है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम अपने एनिमल की एनर्जी को बढ़ाना भी चाहें, ग्रेन्स वगैरह देके, मक्का, दलिया और ये सब चीज़ें देके, तो उसका असर जो है वो उसकी, और प्रॉपर मान लीजिए हम बफरिंग प्रोवाइड ना करें और ग्रेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा देते रहें, तो उसका असर उसकी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे पड़ता है। उसके अंदर एसिडोसिस शुरू हो जाता है, या तो क्लिनिकल एसिडोसिस होता है, मतलब पीएच बहुत डाउन हो जाती है रूमेन की, या फिर क्या होता है कि सब क्लिनिकल रूमेनल एसिडोसिस जिसे कहते हैं, सारा की जो कंडीशन होती है वो हो जाती है। उससे एनिमल की भूख कम हो जाती है, ड्राई मैटर इनटेक कम होता है, फिर एनर्जी भले ही आपने दे दी है फिर भी एनिमल एनर्जी इनटेक नहीं करता है, वो फिर भी एनर्जी के वो तब भी एनर्जी डेफिशिएंसी में चला जाता है। तो एक्सपेंडिचर जो होता है और दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आप प्रोटीन ना बढ़ाएं और एनर्जी खाली आप बढ़ा दें, मतलब दलिया खिलाएं एनिमल को, ग्रेन्स वगैरह, मक्का का दलिया या गेहूं का दलिया खिलाते हैं, एनर्जी तो आपने इंक्रीज़ कर दी, लेकिन अगर साथ साथ प्रोटीन नहीं बढ़ाया तो वो एनर्जी दूध के ऊपर, दूध के प्रोडक्शन के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालती है, मतलब दूध को इतना नहीं बढ़ाती है जितना प्रोटीन से बढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह से भी फीड की मतलब एनर्जी को कम करते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादा रिजल्ट तो देखने को मिलता नहीं है। एनिमल की हेल्थ के अलावा प्रोडक्शन के ऊपर एनर्जी का इतना इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो क्या करते हैं, मतलब लोग हाई प्रोटीन का फीड बनाया जाता है और यही अब एक ट्रेंड बन गया है। तो मार्केट के अंदर क्या हो गया है, अब एक हाई प्रोटीन फीड का एक ट्रेंड सेट हो गया है और इसे ही पॉपुलैरिटी काफ़ी मिली है पिछले कुछ सालों में। क्योंकि ये है तो रिसेंट चेंज, लेकिन पहले क्या होता था ना कि, तो आगे का मतलब बात करने से पहले इस ट्रेंड के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी रीज़न क्या है इस चेंज का, कि एनर्जी तो हमने फीड में दी नहीं है और हम प्रोटीन को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम 18% प्रोटीन को, अगर आप पुरानी न्यूट्रिशन की किताबें उठा के पढ़ें, जो यूरोपियन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो न्यूट्रिशन की किताबें लिखी गई हैं, उनमें जो मैक्सिमम प्रोटीन आपको दिखाई देगा, मतलब उन एनिमल्स के लिए जो हाई यील्डर्स होते हैं, जो 40-50 लीटर दूध देते हैं, वो 16% और 18% से ज़्यादा प्रोटीन वहाँ पर नहीं दिया जाता है। मतलब वो उनके स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आके देखेंगे जहाँ पे इतनी कमी है फीड एंड फॉडर की और प्रोटीन रिसोर्सेज की, वहाँ पे 23% का मतलब फीड मार्केट में बिक रहा है। तो ये एक, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मतलब हम लोग बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने ब्रीड्स को डेवलप किया अपने हिसाब से। हालांकि वहाँ पे पास्चर्स हैं, यहाँ पर पास्चर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन को सीधा 16% से और 23% पे ले जाएंगे। तो ये काफ़ी मतलब अकल में नहीं आने वाली बात है। हालांकि मैंने खुद प्रैक्टिकल ये अनुभव किया है। अभी पिछले कुछ टाइम में मैंने कुछ फॉर्मुलेशंस दिए लोगों को, फीड मिलर्स को भी दिए और
फार्मर्स को भी दिए। तो वहाँ पे मैंने ये देखा, जो फीड वो खिला रहे थे अपने एनिमल को, वो जिस भी स्टेज ऑफ लैक्टेशन में था उनका एनिमल, उन्हें फीड फार्मूलेशन दिया और 23% से मैंने 19% प्रोटीन कर दिया। लेकिन और चीज़ें थोड़ी बैलेंस की, बफरिंग को बैलेंस किया और बाईपास फैट को बिल्कुल हटा दिया। तो उससे एनिमल की का प्रोडक्शन डाउन नहीं आया बल्कि और अप हुआ, और उसके साथ साथ एनिमल की हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। तो मेरे पास इसका एक प्रैक्टिकल वो है, ऐसा ही नहीं है कि मैं थ्योरेटिकल बोल रहा हूँ और मैं कंपनियों को गलत कह रहा हूँ। हालांकि कंपनियों का कंसेप्ट जो हाई प्रोटीन का है वो मैं आगे बताऊंगा, उसे जस्टिफाई भी होगा वो साइंटिफिकली, लेकिन रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। इसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है, 30-30 रुपये 32-32 रुपये का वो दाना मिलता है। तो उस चीज़ को हम अभी आगे देखेंगे। तो प्राइमरी रीज़न यही है इस चेंज का कि जो इंडियन कंडीशन में क्वालिटी ऑफ फॉडर और रफेज बहुत पुअर है, और इस वजह से एनिमल क्या होते हैं, अपने मार्जिन्स पे होते हैं प्रोडक्शन के। मतलब प्रोटीन रिक्वायरमेंट उन्हें मार्जिनली होती है। मतलब मान लीजिए अगर उन्हें 300 ग्राम क्रूड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या 500 ग्राम एनिमल को क्रूड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसे 490 मिल रहा है, 480 मिल रहा है या 510 मिल रहा है, तो मार्जिनल पे रहते हैं। जैसे ही उन्हें उनके अंदर थोड़ा सा भी प्रोटीन बढ़ाया जाता है तो वो अपने प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करते हैं। तो ज़्यादातर एनिमल या तो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं या फिर वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बिल्कुल एज पर रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर नाइट्रोजन कंटेंट हम डाइट का बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइटरी प्रोटीन मतलब बढ़ाने से मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बढ़ेगा, और उसका मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन का प्रोटीन बॉडी में प्रोटीन अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे दूध बढ़ जाता है। तो हम जब प्रोटीन बढ़ाते हैं डाइट के अंदर तो मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन इंक्रीज़ होता है, बाईपास फैट बढ़ता है। हर एक प्रोटीन जो आप खिलाते हैं उसके अंदर कुछ अमाउंट कम या ज़्यादा बाईपास प्रोटीन का होता ही है, जो डाइजेस्ट नहीं होता र्यूमन में और इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। उसके साथ साथ जब प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाते हैं तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी बढ़ती है। तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बाईपास प्रोटीन भी बढ़ रहा है, तो टोटल मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बढ़ जाता है। इसका दूध के प्रोडक्शन पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, खासकर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में इंटेक वगैरह कम हो जाता है। तो जब इंटेक कम होता है उस टाइम अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजनस वो देते हैं, मतलब प्रोटीन कंटेंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ना सिर्फ एनिमल की हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट आता है, एक कंडीशन इसमें ये रहती है कि प्रोटीन के साथ साथ उस रेशो में एनर्जी भी बढ़ाई जाती है। एनर्जी भी हमें मतलब बढ़ानी चाहिए, अदरवाइज़ एनिमल वेट लूज़ करता है। तो माइक्रोबियल प्रोटीन बनता है बाईपास प्रोटीन करके, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन बढ़ जाता है और एनिमल को अवेलेबिलिटी प्रोटीन की बढ़ जाती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। लेकिन ये सही तरीका नहीं है प्रोडक्शन को बढ़ाने का, क्योंकि इससे ना क्या होता है कि एनिमल के जो एनर्जी रिजर्व्स हैं ना वो डाउन होते चले जाते हैं। एनर्जी रिजर्व जैसे जैसे डाउन होते हैं तो एनिमल की बॉडी वेट गिरता चला जाता है, जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी जैसे प्रोटीन इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो बॉडी उसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक स्टिमुलेशन मान के और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। लेकिन तो ऐसा करने में एनिमल का क्या रहता है ना कि वो एक एनर्जी डेफिशिएंसी के एक उसमें घिर जाता है। मतलब प्रोटीन तो बढ़ता जा रहा है लेकिन एनर्जी उसकी इतनी नहीं बढ़ती है, क्योंकि जब प्रोटीन की सप्लाई बढ़ती है ना विदाउट इंक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द डाइट, तो ये एनिमल को एक एनर्जी ब्रेकडाउन की कंडीशन में पुट कर देता है, मतलब वहाँ पर पहुँचा देता है जहाँ पर बॉडी को रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस की। मतलब तो उसके क्योंकि दूध के लिए क्या चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए। प्रोटीन तो आपने बाहर से दे दिया, अब ग्लूकोज कहाँ से आएगा? एनर्जी आप उसे दे नहीं रहे हैं तो ग्लूकोज कैसे बनेगा? VFAs इतने नहीं पहुँच रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज बनता है। फिर बॉडी का जो मसल्स होती हैं, फैट होती है, वो टिश्यूज़ टूटते हैं और उससे ग्लूकोज बनता है। फिर ग्लूकोज जाके लैक्टोज बनाता है और दूध बनता है। तो अगर प्रोटीन बाहर से दे दिया जाता है तो ये एनर्जी जो है, ग्लूकोज जो है, वो फिर बॉडी के रिजर्व से आता है। तो यही मतलब बात मैं समझाने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि बॉडी अपने रिजर्व्स को मोबिलाइज करने लगी है। तो ये वाला जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये बेसिकली जो हाई प्रोटीन वाला जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये बेसिकली
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनिमल की कंडीशन पहले कैसी थी, और जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी में जाता है तो फर्टिलिटी, इम्यूनिटी और इन सब चीज़ों के ऊपर वो असर हमें देखने को मिलता है। तो इसे अगर हम कट शॉर्ट करें तो यहाँ पर ये आप मतलब समझ सकते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट्स विदाउट चेंजिंग इट्स एनर्जी डेंसिटी, अगर एनर्जी डेंसिटी को ना बढ़ाया जाए और हाई प्रोटीन डाइट दी जाए तो मिल्क प्रोडक्शन तो डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा ज़्यादातर केसेस में, अगर एनिमल की जो बॉडी कंडीशन है वो एवरेज है, ठीक ठाक है। लेकिन एनिमल को उस वाली कंडीशन में एनिमल बहुत तेज़ी से अपना वेट लूज़ करेगा। वो इस पर डिपेंड करेगा कि प्रोटीन कंटेंट डाइट का कितना है और उसकी ऑलरेडी बॉडी वेट या बॉडी कंडीशन कैसा है। तो लेकिन चाहे बॉडी कंडीशन कैसी भी हो, वेट कितना भी हो, वो धीरे धीरे वेट लूज़ करता जाएगा और उसकी रिब्स, बैकबोन और ये सब विजिबल होने लगेंगी जैसे जैसे उसका वेट लूज़ होगा। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे जैसे हाई प्रोटीन बढ़ता है तो जो BUN होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का कंटेंट भी बढ़ने लगता है, जो कि निगेटिवली कोरिलेट किया जाता है फर्टिलिटी से। ज़्यादा प्रोटीनेशियस डाइट एनिमल को वैसे ही इनफर्टाइल कर देती है। एक तो एनर्जी डेफिशिएंसी है ही उसके अंदर, दूसरा क्या है कि BUN भी बढ़ रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ रही है, तो वो भी इनफर्टिलिटी से कोरिलेटेड होती है। तीसरी एक और फैक्टर होता है कि जब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसमें मिल्क के लिए आयोडीन, वायोडीन या और भी मिनरल्स हैं वो भी ड्रेन होते हैं मिल्क के अंदर, तो उनकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। मिनरल भी हमें बढ़ाने पड़ते हैं साथ साथ, लेकिन वो सब बढ़ाए नहीं जाते हैं, उन्हें उतना ही रखा जाता है। तो इस वजह से एनिमल की जो हेल्थ होती है ना वो निगेटिवली इम्पैक्ट होती है। तो अब आपको इस बात का मतलब रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो हाई प्रोटीन डाइट्स हैं वो कितनी डेट्रीमेंटल होती हैं एनिमल हेल्थ के लिए। बहुत सीधी सी बात है, हालांकि मैं क्योंकि समझा के बता रहा हूँ डिटेल में, लेकिन सीधी सी बात यह है कि ज़्यादा प्रोटीन जब देंगे आप और एनर्जी उसमें नहीं देंगे तो बॉडी के एनिमल अपनी बॉडी में से एनर्जी मतलब डालेगा दूध प्रोडक्शन के लिए। जब अपनी बॉडी में से एनर्जी डालेगा तो वो दुबला होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। तो यही बात यहाँ पर मतलब रियलाइज़ कराने की मतलब कोशिश की जा रही है कि कितना डेट्रीमेंटल, कितना नुकसानदेह होता है हाई प्रोटीन डाइट एनिमल के लिए अगर कैलोरी प्रोटीन रेशियो को हम ऑप्टिमाइज़ ना करें। तो अगर उसके अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी है तो वो एनर्जी डेफिशिएंसी का पता कैसे चलेगा कि हमारे मतलब फीड में है या नहीं है? वो इस बात से पता चलेगा कि आपका एनिमल दुबला हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो फीड खाने से। अगर दुबला हो रहा है तो इसका मतलब आपका दाने में एनर्जी की कमी है। और एनर्जी भी हम ऐसे ही नहीं बढ़ा सकते हैं कि हम डायरेक्टली बस शुरू कर दें मतलब बढ़ाना। पहले बफरिंग करनी पड़ती है और थोड़ा सा एनिमल को अडेप्ट करवाना पड़ता है, उसके बाद बहुत अच्छी स्टेट में आ जाता है एनिमल। तो जो और एक बात और भी है जो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ना कंज्यूमर्स के साथ भी है। फार्मर मतलब चाहते हैं कि हाईएस्ट मिल्क लेना अपने एनिमल्स से, तो वो ये नहीं देखते हैं कि और बॉडी के जो फंक्शंस हैं, इम्यूनिटी है या फर्टिलिटी है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं। और इसमें भी कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं है कि जो एनर्जी डेफिशिएंट एनिमल्स होते हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं और फिर मतलब बेकार हो जाते हैं वो फिर जब इनफर्टाइल हो गए दोबारा काविंग नहीं होगी तो फिर उनका क्या यूज़ रहेगा। और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि जैसे सब क्लिनिकल किटोसिस है, हाइपोकैल्सीमिया है, क्योंकि किटोसिस क्या है, एनर्जी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है ना। और हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम आती है बॉडी में एनर्जी नहीं होने से, तो ये भी और इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। मेस्टाइटिस है, मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, दुनिया भर या हूफ्स की प्रॉब्लम है वो भी मतलब आने लगती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट के अंदर है तो उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी क्यों नहीं मतलब मिला देते हैं कंपनी वाले, क्योंकि आप तो पे कर रहे हैं ना उन्हें। मतलब आज के टाइम में भी अगर 30, 32, 35 रुपए का अगर दाना आप अपनी गाय के लिए ख़रीद रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है कि उसके अंदर रिक्वायर्ड एनर्जी क्यों नहीं डाली जाती है। तो इसके ना दो रीज़न हैं यहाँ पर।
पहला तो ये है कि अगर एनर्जी को इंक्रीज़ किया जाएगा तो इसका मतलब हमें स्टार्च इंक्रीज़ करना पड़ेगा फीड के अंदर। अच्छा, स्टार्च डायरेक्टली प्रोडक्शन को इन्हेंस नहीं करता है अगर नाइट्रोजन अवेलेबल ना हो, लेकिन हमारे पास तो नाइट्रोजन प्रोटीन की फॉर्म में बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि जब माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है ना, अगर आप खाली उसे मतलब एनर्जी बढ़ा दें, मतलब स्टार्च बढ़ा दें, मक्का या गेहूँ खिलाने लगें, तो एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी, VFA बनने लगते हैं। अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगी, प्रोटीन अवेलेबल नहीं होगा, तो जो भी VFA बनेगा वो माइक्रोब्स अपने मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर लेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। तो शॉर्ट में इस बात को समझना मतलब हमें ज़रूरी है कि अगर हम पैसा जो फीड बनाने में पैसा हम डाल रहे हैं, अगर वो एनर्जी को हम उसमें बढ़ा देंगे तो हमें इतने अच्छे रिज़ल्ट्स उसमें से देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, एनिमल का थोड़ा बहुत वेट बढ़ जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आप हाई प्रोटीन डाइट देते हैं अपने एनिमल को 22 से 24% वाली, तो उसके बाद इतनी स्पेस ही नहीं बचती है फीड में कि एनर्जी कंटेंट को डाइट के और बढ़ाया जा सके। अगर एनर्जी कंटेंट को मतलब इतना प्रोटीन डालने के बाद एनर्जी कंटेंट को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि फीड बहुत कॉस्टली हो जाएगा। मतलब ग्रेन्स ही आप लगाइए, मक्का इस टाइम 25 रुपये किलो है, बाईपास फैट है, वो भी मतलब काफ़ी महंगा है, लगभग 100 रुपये किलो तक मिलता है। तो इस वजह से क्या होगा कि हम ज़्यादा एनर्जी वाले उसे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये जो डिस्कशन हमने किया, अगर हम इसकी लाइट में देखें तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को रिकंसिडर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ऑप्टिमम मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द हेल्थ एंड फर्टिलिटी ऑफ द एनिमल्स। एनिमल की हेल्थ और फर्टिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना ही हमें मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा, मतलब डिसीजन ये सोच के लेने पड़ेंगे, क्या हमें मतलब अपने एनिमल को 10 साल तक रखना है जिसमें वो रेगुलर काविंग करता रहे, या वेस्ट कर देना है 3-4 साल में। क्योंकि जब आप ये वाला पाथ फॉलो करेंगे हाई प्रोटीन और हाई मिल्क प्रोडक्शन का, तो उसमें आपका एनिमल बहुत जल्दी मतलब ख़राब होगा और उसकी कलिंग, क्योंकि इनफर्टाइल हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में बहुत पैसा खर्च होने लगता है, मास्टाइटिस, मेट्राइटिस और ये सब चीज़ें, तो उसे एनिमल की कलिंग बढ़ जाती है। तो ऑप्टिमम मिल्क प्रोडक्शन जितना मतलब आपकी गाय दे रही है उतना ही वो देती रहेगी अगर आप उसे मतलब प्रॉपर एनर्जी को बैलेंस अगर कर लेते हैं अपने फीड के अंदर। तो फार्मर को ये सीखना पड़ेगा कि ना ही फीड में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो, ना ही प्रोटीन की एक्सेस हो। प्रॉपर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और एनर्जी का रेशो इम्पॉर्टेंट रहता है, ना कि उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अल्टरनेट फीड की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। हमें कॉस्टिंग को कम करना पड़ेगा अगर हमें अपने एनिमल की सेहत भी बनानी है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। तो अंधाधुन नहीं चलना है, आप प्रॉपर मतलब उसे मैनेज करें, बफरिंग को मैनेज करें, प्रोटीन के रेशो को मैनेज करें और साथ साथ एनर्जी को। फिर ये मिनरल, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। अगर यही सब बैलेंस नहीं होगा, आप कितना भी मिनरल मिक्सचर दे दें, कैल्शियम पिला लें या खिला दें या और कोई चीज़ यूज़ कर लें, वो इतना इम्पॉर्टेंट फिर नहीं होगा। और ख़ासकर अब गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तो वैसे ही डाउन हो जाता है प्रोडक्शन एनिमल का। तो ऐसे में इस रेशो की, इस बैलेंस की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये काफ़ी टाइम से मैं बनाना चाह रहा था इस वीडियो को और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।